बिहार केसरी डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की प्रतिमा का अनावरण आज समाहरणालय के पास पुरानी जीटी रोड पर बने बिहार केसरी डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के आदमकद प्रतिमा का अनावरण जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। साथ में उनके साथ अन्य गण्यमान्य मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण रहे। लोजपा सुप्रीमो युवा दिलों की धड़कन चिराग पासवान ने भी बिहार केसरी डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। प्रतिमा स्थल से सभा स्थल अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज परिसर में सभा को संबोधित कर चिराग पासवान ने पूरा समा बांधा और जयंती कार्यक्रम में के मौके पर बिहार के एक एक चीज को गिनाया। और इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यक्रम और सभा स्तर पर पुलिस कर्मियों की तैनाती रही। श्रीकृष्ण सिंह स्मृति ट्रस्ट का कार्यक्रम में बुलाने पर उन्होंने बधाई दी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित सभी को बधाई दी और अभिनंदन किया। साथ ही सभा स्थल पर बैठे लोगों का अभिनंदन कर सभी को संबोधित किया, जिससे दर्शक सभा स्थल में काफ़ी उत्साहित दिखे और नारेबाजी कर सभा स्थल को रोमांचित किया। कार्यक्रम का संचालन रवि रंजन ने किया। बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्होंने संचालन किया। अध्यक्षता संजय मवार ने किया और संबोधन समापन गोह विधायक मनोज सिन्हा ने किया। आपको बता, इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए चिराग पासवान ने सभी को बधाई दी। खासतौर से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित श्रीकृष्ण सिंह स्मृति ट्रस्ट के कार्यक्रम के आयोजक को उन्होंने काफ़ी बधाई दी। और आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर के, उन्होंने क्या कुछ बताया। उन्होंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ मिलकर देश में मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं को न सिर्फ उन्होंने धरातल पर उन्होंने उतारने का काम किया, बल्कि भारत सरकार के पूर्व मंत्री होने के नाते देश के एक एक कोने का भ्रमण कर जनता की समस्याओं का समाधान करने का कार्य किया। और उनकी यही तत्परता, उनकी यही मेहनत और जन सेवना की इसी भावना ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब कश्मीर जल रहा था, एक ऐसा समय जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश का सबसे बड़ा फैसला लिया, धारा 370 और 35A को हटाने का। एक ऐसा फैसला जिसकी मांग लंबे समय से चल रही थी, पर साथ ही में यह भ्रम फैलाया जा रहा था कि अगर धारा 370 हटती है, 35A को अगर हटाया जाता है तो जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से जल जाएगा। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी का विश्वास, और न सिर्फ वो विश्वास बल्कि उन्होंने उस विश्वास पर खरा उतरकर आज जम्मू कश्मीर को पुनः से उसी खूबसूरती, उसी तरीके से उसको बनाया है जिसकी पहचान हमेशा से जम्मू कश्मीर की रही है। कहा जाता था कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो जम्मू कश्मीर में ही, और पुनः उसको उसी खूबसूरत परिस्थिति में लेकर जाने वाले हमारे जम्मू कश्मीर के आज के उपराज्यपाल महामहिम मनोज सिन्हा जी का मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली से आप लोग यहाँ पर स्वागत करें। हमारे बगल के राज्य के ही हैं। आज जब हम सब उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए, तो सही मायनों में उनको श्रद्धांजलि हम तभी दे पाएंगे जब उनके सपनों के बिहार का हम लोग निर्माण कर पाएंगे। और उनके सपनों के बिहार का निर्माण तभी संभव हो पाएगा जब उनके आदर्शों पर हम चल पाएंगे। सोचिए, श्री बाबू ने हमारे प्रदेश का नेतृत्व मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे विपरीत परिस्थितियों में किया था। जब भारत आजाद हुआ था, कोई सुख सुविधाएं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पर उसके बावजूद अपनी दृढ़ इच्छा से, अपने शक्ति बल से और अपनी सोच से श्री बाबू ने इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारे बिहार प्रदेश को आगे लेकर जाने के लिए हर संभव प्रयास किया। कल कारखानों से लेकर, शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर हर क्षेत्र में उन्होंने मजबूत योगदान दिया। पर क्या आज उनके दिखाए हुए मार्गदर्शनों पर
कि आज उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, ये हमें खुद से पूछने की जरूरत है। आज इस सम्मानित मंच पर जब महामहिम मौजूद है, एक संवैधानिक पद पर होने की वजह से वो तमाम राजनीतिक बंधनों से वो परे हैं, और इसीलिए मैं राजनीतिक चर्चा इस मंच से मैं नहीं करूंगा, पर कुछ बातें हैं जो कि कौंधती हैं। महामहिम बगल के राज्य से आते हैं, उत्तर प्रदेश को देखिए, आज विकास की नई गाथाएं लिख रहा है क्योंकि वहां का नेतृत्व मजबूत है। और वहीं दूसरी तरफ हमारा बिहार प्रदेश है जो आज भी जात पात धर्म मजहब की राजनीति में बटकर सिर्फ हम लोग पीछे जाते जा रहे हैं। आज दुनिया के क्या, देश के किसी भी कोने में आप चले जाइए, देश दुनिया के किसी कोने में चले जाइए। 10 दिन पूर्व में ऑस्ट्रेलिया में था, वहां पर जितने बिहारी हैं उनसे मैंने मुलाकात की। कोई वहां पर बिजनेस के क्षेत्र में आगे है, तो कोई मेडिकल के क्षेत्र में आगे है, तो कोई वहां के मीडिया के क्षेत्र में आगे है। और यही हाल देश में जहां जहां पर भी बिहारी है, हर जगह यही हाल है। देश के किसी भी कोने में चले जाइए, बड़े बड़े पदों पर आपको बिहारी मिलेंगे। मेरे मीडिया के साथी यहाँ पर मौजूद है, आप चले जाइए बड़े से बड़े मीडिया हाउसेस में, वहां पर सर्वोच्च पद पर आपको बिहारी मिलेंगे। आप चले जाइए बिजनेस हाउसेस में, वहां पर सर्वोच्च पद में उनके सीईओ सीएफओ आपको वहां पर बिहारी मिलेंगे। आप चले जाइए अस्पतालों में एचओडीज, वहां पर आपको बिहारी मिलेंगे। आप चले जाइए बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, बीएचयू से सर आते हैं, वहां पर चले जाइए बड़े बड़े पदों पर आपको वहां पर बिहारी मिलेंगे। तो जब बिहारी इतना आगे, तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों रह गया? ये सवाल हम लोग को अपने आप से पूछने की जरूरत है। ये हम नहीं कहते, नीति आयोग की रिपोर्ट है। आप विकास के हर मापदंड उठाकर देख लीजिए, हर मापदंड पर, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हो, हर मापदंड पर बिहार सबसे निचले पायदान पर आता है। और आगे पायदान पर कब पहुंचता है? जब बात होती है अपराध की, जब बात होती है भ्रष्टाचार की। तो एक ऐसे राज्य की कल्पना तो श्री बाबू ने कभी नहीं की थी ना। उन्होंने बिहार को देश का सबसे विकसित राज्य की सोच के साथ वो इस बिहार का निर्माण करना चाहते थे, वो इस बिहार को आगे लेकर जाना चाहते थे। पर अफसोस, उनके जाने के बाद एक 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 करके हर पायदान पर बिहार पिछड़ता गया। और जबकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे अनंत संभावनाएं हैं विकास को लेकर, बस आपकी सोच होनी चाहिए। जो राज्य जिसने लोकतंत्र का रास्ता देश को नहीं दुनिया को दिखाया, आज अगर दुनिया का परिचय लोकतंत्र से है तो लोकतंत्र की जननी हमारा बिहार है। आज अगर लोग शिक्षा के महत्व को समझते हैं, मेरे लिए यह गर्व की बात है भैया, जब दुनिया भर के जब नेता हमारे देश में आते हैं और उनका स्वागत जब हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति करती हैं और उनके सम्मान में जिस भोज का निमंत्रण उन्हें दिया जाता है, और हमारे प्रधानमंत्री जब उसमें उन तमाम देशों से आए हुए नेताओं का जब स्वागत करते हैं, तो स्वागत समारोह में पीछे जो तस्वीर लगी होती है वो नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर लगी है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ना सिर्फ हम लोगों ने लोकतंत्र का रास्ता दिखाया, बल्कि एक ऐसे समय में जब लोग शिक्षा के महत्व को जानते तक नहीं थे। उन दिनों चाइना से, यूरोप से, अलग अलग देशों से लोग भारत आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और आज जाकर हमारे विद्यालयों के हालात देख लीजिए। दूर जाने की क्या जरूरत है? आप लोग अपनी अपने पंचायतों में देखिए, अपने अपने गांव में देखिए, कहीं पे विद्यालय नहीं है, विद्यालय है तो भवन ऐसी जर्जर स्थिति में है कि कब कोई अप्रिय घटना घट जाए कोई कह नहीं सकता। कहीं पे शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो हमारे छात्रों के, बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्था नहीं। इस परिस्थिति में आज बिहार को ला दिया गया, एक ऐसा प्रदेश जो अनंत संभावनाओं से घिरा हो। बड़े से बड़े महापुरुषों की ये धरती रही। गर्व से हम लोग कहते हैं भैया, गुरु गोविंद सिंह जी की ये धरती रही, भगवान महावीर की ये धरती रही है, गौतम बुद्ध की ये धरती घर यही है, बगल में गया है।
देश दुनिया से लोग आते हैं गया में। माता सीता की ये धरती रही है, पर क्या किया हम लोगों ने इस धरती के विकास के लिए? सोचिए, बगल में उत्तर प्रदेश में इतने भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा, और वही माता सीता की जन्मस्थली है। क्यों नहीं उतने ही भव्य मंदिर का निर्माण मेरी माता सीता के लिए यहाँ पर होना चाहिए? ये हम सब से आस्था से जुड़ा हुआ तो विषय है ही, मैं मानता हूं, इसीलिए आस्था से जुड़ा हुआ तो ये विषय है ही। पर साथ ही में सोचिए, इस राज्य के राजस्व में कितनी वृद्धि होगी जो गरीब कल्याण योजनाओं के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अगर इन तमाम स्थलों को पर्यटक स्थल के तौर पर अगर विकसित कर दिया जाए, उतना ही भव्य मंदिर माता सीता का यहाँ पर बना दिया जाए, 6 लेन का कॉरिडोर बना दिया जाए कि हर वो व्यक्ति जो भगवान राम का आशीर्वाद लेने जाता है वो मेरी माता सीता का दर्शन करने भी सीतामढ़ी आए। सोचिए, उससे उस क्षेत्र का कितना विकास होगा। पर इस दिशा में कोई सोचता ही नहीं। हमारे प्रदेश में बात होती है, प्रदेश के बड़े बड़े मंत्री जिनके ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पर जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं हमारे बच्चों के भविष्य को बेहतर करने की, वो बातें करते हैं सनातन धर्म को समाप्त करने की, वो उंगली उठाते हैं रामचरितमानस पर। भाई, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। जात पात धर्म मजहब में बांट कर पिछले 75 सालों में बिहार को आगे बढ़ने नहीं दिया। हकीकत है कि बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई एक फर्क है, अगर कोई एक भेद है, तो वो इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। अगर सही मायनों में हम लोग एक विकसित बिहार की कल्पना करना चाहते हैं तो इस अमीरी गरीबी के भेद को हम लोग को मिटाना होगा। पर यहाँ तो हम लोग को और जातियों में बांटा जाता है। दलित को महादलित कर दो वोट बैंक बनाने के लिए, पिछड़ा को अति पिछड़ा कर दो, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, महिला पुरुष तक में हम लोग को बांट दिया जाता है। और यही कारण है कि आज आजादी के 75 साल के बाद भी बिहार विकास की राह पर आगे नहीं बढ़ पाया। आज श्री बाऊ के जयंती दिवस के इस समारोह पर जहां उनकी इतनी खूबसूरत प्रतिमा का मां महिम ने अनावरण किया, आज हम लोग उस प्रतिमा के सामने खड़े होकर ये संकल्प लेकर जाए कि जिस विकसित बिहार का सपना श्री बाऊ ने देखा, जिस विकसित बिहार का सपना मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने देखा, उस विकसित बिहार का निर्माण हम लोग करेंगे। और ये आह्वान खास तौर पर अपने तमाम युवा साथियों से करता हूं। उठिए, जात पात धर्म मजहब से पहचानिए अपनी ताकत को। भारत एक युवा प्रदेश है, हमारा बिहार एक युवा देश है। पर ये युवा प्रदेश कब बुजुर्ग प्रदेश बनकर रह जाएगा हम लोग को पता भी नहीं चलेगा। आज बिहार का कोई युवा बिहार में नहीं रहना चाहता, कोई परिवार उन्हें बिहार में नहीं रखना चाहता। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमको टोकिएगा। बिहार का कोई भी परिवार जो थोड़ा भी सक्षम बनता है, सबसे पहले अपने बेटा बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजता है। दिल्ली भेजेगा, गुरुग्राम भेजेगा, नोएडा भेजेगा, बेंगलुरु भेजेगा, मुंबई भेजेगा। और वो बच्चा बच्ची जब वहां जाता है तो वहीं पे अपनी पढ़ाई पूरी करता है, वहीं पे नौकरी हासिल करता है, वहीं पे घर खरीदता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है और फिर उसी प्रदेश का होकर रह जाता है। और जब होली, दिवाली, छठ पूजा या बहन की शादी में अपने प्रदेश आता है तो अपने ही प्रदेश में उसको प्रवासी कहलाया जाता है। ये विडंबना बन के रह गई है हमारे राज्य की। इसीलिए आग्रह करूंगा आप सब, जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार को एक विकसित राज्य जब तक हम लोग नहीं बनाएंगे, तब तक सही मायनों में इन नेताओं को हम लोग श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे। और इसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। जहां पे मैं कोई दलित बिहारी या मुस्लिम बिहारी या आगरा बिहारी या पिछड़ा बिहारी की बात नहीं कर रहा, बिहार के 13 करोड़ आबादी की बात कर रहा। बिहार के 13 करोड़ लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहा हूं। पर मैं जानता हूं कि चिराग पासवान अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकता। जरूरत है कदम कदम पर चिराग पासवान को आप सबके साथ की, आप सबके आशीर्वाद की। आप सबका आशीर्वाद है। एक बार दोनों हाथ उठाकर अपना आशीर्वाद दे दे। साथियों, आज ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं, श्री बाऊ के जयंती दिवस पर उनके विचारों को, उनके सपनों को धरातल पर उतारने का
वादा आप लोगों से करके जाता हूं और ये भी वादा करता हूं कि चिराग पासवान जब तक जिएगा आप लोगों के लिए जिएगा, जब मरेगा तो भी आप लोगों के लिए मरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे यहाँ बुलाने के लिए, अपनी बातों को आप सबके समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। कश्मीर की किस्मत